Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are studying the chapter 1 of your book, that is the cell structure and function. Let's start. Your body is made up of trillions of cells, but all of them perform the same basic functions. They all obtain and use energy, respond to the environment and reproduce. कभी आपने सोचा, how do your cell carry out these basic functions to keep themselves and you alive? इन सब के आंसर्स जानने के लिए यू नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द सेल्स। लेकिन क्या हम सब सेल्स को देख सकते हैं? नहीं ना, बिकॉज सेल्स आर सो स्मॉल दैट यू कांट सी देम विद योर नेकेड आई। सो साइंटिस्ट यूज डिफरेंट टेक्निक्स in order to see the cells, the functions of the cells and the structures that are present in the cells. There are total 9 techniques that are mentioned in your book. Let's discuss them one by one. So the first technique is cell fractionation. Cell fractionation, it is the technique जिसके अंदर हम सेल ऑर्गेनेलिस को जो है वो सेपरेट करते हैं और आइसोलेट करते हैं। क्यों करते हैं हम आइसोलेट? बिकॉज समटाइम्स मुझे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करना है और मुझे माइटोकॉन्ड्रिया बल्क में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं उन टिश्यूज़ को लूँगी जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और इस टेक्निक के थ्रू मैं उन ऑर्गेनेलिस को आइसोलेट कर लूँगी। अगर आप इस सेल के नाम को देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। Cell, it means cells. Fractionation means small pieces. सेल फ्रैक्शनेशन के ना 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं। होमोजेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम सेल्स को ब्रेक करें, इस तरह ब्रेक करें कि सेल डैमेज ना हो और सेल के सारे ऑर्गेनेलिस जो हैं वो बाहर आ जाएं। इस प्रोसेस को हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं और इसके अंदर हम सेल्स को ग्राइंड करते हैं विद सुटेबल मीडियम एंड करेक्ट पीएच। और हमारे पास सर्टेन डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम सेल को ग्राइंड करके होमोजेनाइज कर लेते हैं। देन हम एक मशीन को लेते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। उस मशीन के अंदर हम लोग जो है वो इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं एंड देन द पार्टिकल्स और द ऑर्गेनेलिस आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। इट मीन्स कि जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी सेटल डाउन होंगे, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो फ्लोट करते रहेंगे। हमारे पास 2 तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। फर्स्ट इज़ द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर अगर आप डायग्राम को देखो तो आपको नज़र आएगी कि डिफरेंट लेयर्स क्रिएट हुई हैं। अब ये जो लेयर्स हैं ये साइज़ और डेंसिटी की वजह से। इट मीन्स अगर आप देखो तो हमने ब्लड को जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला तो उसके बाद हमारे पास सबसे ऊपर जो आया है वो आया है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको पता है वो लिक्विड होता है। उसके बाद आपके जो सबसे नीचे आए हैं वो आपके वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स हैं। इट मीन्स कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लोअर बॉटम पे सेटल्ड होगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर सेटल्ड होगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टेक्निक है उसका नाम है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन ये वो टेक्निक है जिसके अंदर सेडिमेंटेशन रेट और पार्टिकल का जो होता है वो बताता है कि उसका साइज़ और शेप क्या है। यानी जो पार्टिकल जितनी जल्दी सेटल डाउन होगा, जितनी जल्दी बॉटम पे सेटल होगा, इट मीन्स कि वो उतना डेंस है और उसका साइज़ और शेप उतनी ही ज़्यादा है। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको इसमें होमोजेनाइज मिक्सचर नज़र आ रहा है। दिस इज़ द होमोजेनाइज मिक्सचर। इसको हमने सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हमारे पास पहला पार्टिकल आया इसको हम कहते हैं पैलेट। अब ये जो पैलेट है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इनमें सबसे बड़े साइजेस के जो थे ग्रीन थे और यही सबसे पहले पैलेट आए। जो बकाया लिक्विड है इसको हम सुपरनेंट कहते हैं। फिर इस सुपरनेंट को हम दोबारा से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन पे डालेंगे। फिर हमारे पास एक और पैलेट बनेगा। इस पैलेट को हम बाहर निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे एंड देन फिर हम सुपरनेंट को दोबारा से डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो अपना डिज़ायर पैलेट, इनके आपका सारा जो लिक्विड होगा
ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन रेट सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ नॉन एज स्टेनिंग टेक्निक। आप अगर सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको नज़र आएगा कि सारे सेल्स जो हैं दे आर ट्रांसपेरेंट, इट मीन्स दैट दे डोंट हैव द कलर ऑफ देयर ओन। तो जब साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप पे सेल्स को विजुलाइज करते थे तो सेल्स जो है वो उनमें आपको न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट इस तरह की चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होती थी, सेपरेट नहीं होती थी। तो हम लोग उसके लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे जो है हमारे पास डिफरेंट कलर पैलेट्स आ जाते हैं एंड देन उसके बाद हम इजीली उसे विजुलाइज कर लेते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको नज़र आएगा इट इज़ द डायग्राम दैट इज़ विदाउट द स्टेन। इसमें आपको चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है, तो उनको क्लियर करने के लिए हम लोग इसे स्टेन कर लेते हैं और स्टेन करने के बाद हमारे पास जो है वो आपके न्यूक्लियस स्टेन करने के बाद आप देखो आपका इसका न्यूक्लियस और फिर आपको इसका जो है स्टोमा और क्लोरोप्लास्ट वगैरह हर चीज़ जो है वो क्लियरली विजुलाइज कर सकते हो। हमारे पास दो तरह की स्टेनिंग होती है, एक होती है सिंगल स्टेनिंग, इसके अंदर आप सिंगल स्टेन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोरॉक्स कैरामाइन यूज़ करते हैं और वो आप न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिंगल ऑर्गेनेली को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सिंगल स्टेनिंग करते हैं। आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि पूरी जो आपकी ऑर्गेनेली या पूरा जो आपका स्पेसिमेन है वो सिंगल स्टेन से यानी कि पिंक हो गया। देन वी हैव द डबल स्टेनिंग। डबल स्टेनिंग एज द नेम इंडिकेट, इसके अंदर आप दो से ज़्यादा स्टेन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हेमाटोजाइलिन लिया है जिसने आपके न्यूक्लियस को स्टेन किया है एंड देन आपने इयोसिन लिया है जिसने आपके साइटोप्लाज्म और रिमेनिंग पार्ट को स्टेन कर दिया। देन अब हम बात करते हैं माइक्रो डाइसेक्शन की। आप अगर नेम को देखो तो माइक्रो मीन्स स्मॉलर, डाइसेक्शन मीन्स टू कट। तो ये वो टेक्निक होते हैं जिसके अंदर आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं किसी भी टिश्यू, किसी भी सेल को आइसोलेट करने के लिए। हमारे पास दो तरह की माइक्रो डाइसेक्शन होती है। पहली माइक्रो डाइसेक्शन को हम क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन कहते हैं। ये वो होती है जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं और एक फाइन ग्लास नीडल से क्रोमोसोम के एक स्मॉल पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक का नाम है लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन। एज द नेम इंडिकेट, इसके अंदर हम फाइन नीडल के बजाय लेज़र लेते हैं ताकि हम सेलेक्टेड सेल्स या टिश्यूज़ को डाइसेक्ट कर सकें। ये टेक्निक मोस्टली आपके कैंसरियस सेल्स को आपके टिश्यू से रिमूव करने के लिए या ब्रेन सेल्स जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टिश्यू कल्चर पे। नाउअडेज टिश्यू कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड कॉमनली यूज टेक्निक्स। आपकी पूरी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इस टिश्यू कल्चरिंग पर डिपेंड करती हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू कल्चरिंग इज़ द ग्रोथ ऑफ अ सेल और अ टिश्यू ऑन अ केमिकल डिफाइंड मीडियम, यानी कि आपने किसी भी सेल और टिश्यू को ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आउटसाइड लैब में ग्रो करें और उसके लिए आप उसको सारे केमिकली न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करें। हमारे पास दो तरह की टिश्यू कल्चरिंग है। एक है एनिमल टिश्यू कल्चरिंग जिसमें हम एनिमल्स के टिश्यूज़ को ग्रो करते हैं। देन वी हैव द प्लांट टिश्यू कल्चरिंग जिसमें हम प्लांट्स के टिश्यूज़ को ग्रो करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग क्या होती है? प्लांट टिश्यू कल्चरिंग बेसिकली आप किसी भी प्लांट की क्लोन्स के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट लिया जिसको मैंने ट्रांसजेनिक किया, यानी कि उसके अंदर हमने न्यू जीन्स इंसर्ट किए। मैं चाहती हूँ कि मैं इसके क्रोमोसोम के आइडेंटिकल कॉपीज़ क्रिएट करूँ। उसके क्लोन्स के लिए या उसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ क्रिएट करने के लिए मैं प्लांट टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक यूज़ करूँगी और मैं उसको यूज़ करते हुए सर्टन जो है एक ही प्लांट से मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करूँगी इन सच अ वे कि उसका सारा जो डीएनए होगा या उसका सारा जो जीनोम होगा वो प्रिजर्व हो जाएगा। देन हमारे पास जो एनिमल टिश्यू कल्चरिंग होती है इसमें हम लोग सेल्स का बिहेवियर चेक करते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन लिविंग एनिमल। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ कि कैंसर सेल्स कैसे ग्रो करते हैं या वो कौन सी मेडिसिन पे किस तरह रिएक्ट करते हैं। उसके लिए मैं लैब के अंदर एनिमल्स के टिश्यूज़ को ग्रो करूँगी। उसके अलावा हम लोग जब सर्टेन मेडिसिन को टेस्ट करना होता है तो उसके लिए भी हम एनिमल्स से पहले टिश्यूज़ या सेल्स पे जो कि हम एनिमल टिश्यू कल्चर से ग्रो करते हैं
उन पे हम लोग वो जो है वो चेक कर लेते हैं। देन वी हैव द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इट इज़ द टेक्निक दैट इज़ यूज टू सेपरेट द मिक्सचर। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। अगर आप क्रोमेटोग्राफी के नेम को देखो तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। क्रोमो मतलब कलर और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। बाय डेफिनेशन क्रोमेटोग्राफी इट इज़ द टेक्निक दैट इज़ यूज टू सेपरेट द डिफरेंट केमिकल कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। यानी एक मिक्सचर है, उसके अंदर सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी वाइड वैराइटीज़ ऑफ टेक्निक्स है। फॉर एग्जांपल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है उसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये आप लोगों ने कॉमनली देखी भी होगी और लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ की होगी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग पेपर के ऊपर केमिकल कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। इट हैज़ 2 फेजेस। पहले फेज़ का नाम है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ होती है जिसके ऊपर हमने सॉल्वेंट या वो केमिकल जिसको हम स्टडी करें वो डाला हुआ होता है। फिर हमारे पास आती है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ वो लिक्विड होता है। अगर आप देखें तो दिस इज़ द मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ वो लिक्विड होता है। जो वो लिक्विड उस स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मूव करेगा वो केमिकल को सेपरेट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट नेचर। और ये हमारे पास जो पेपर है ये है हमारी स्टेशनरी फेज़। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल जिनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर चार्ज होता है, आरएनए के ऊपर चार्ज होता है। इन सब को हम सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोफोरेसिस के आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और यूजेस हैं और कॉमनली यूज टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई फौत हो जाता है और उसकी बॉडी जो है वो ऐसी होती है कि जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, उसको उसके वारिसीन के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज़ करते हैं। फिर हम पेरेंट्स को बच्चों के साथ मैच करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज़ करते हैं। सो आजकल लैब के अंदर इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ये काफ़ी वाइडली यूज टेक्निक है। अगर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस डायग्राम को देखें कि सबसे पहले हम लोग के पास एक मीडियम होता है जिसके ऊपर जेल होती है। इस जेल के अंदर यहाँ पर हम लोग अपने सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं। सैंपल वेल मीन्स कि यहाँ पे हम इंजेक्ट कर देते हैं सैंपल को। सैंपल इंजेक्ट करने के बाद हम उसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है। अब ये जो मूव करेंगे इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो यहाँ रह जाएंगे। इट मीन्स कि जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो आपके ऊपर ही रह जाएंगे, ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो इजीली मूव करेंगे। उसके बाद हम लोग जब ये पूरी मूवमेंट हो जाती है तो हम पावर सप्लाई को मूव ख़त्म कर देते हैं एंड देन हमारे पास इस तरह की जो है वो प्लेट आ जाती है। इस प्लेट के ऊपर आपका डीएनए जो होता है वो विजुअल नहीं होता, नज़र नहीं आता, तो हम इसे सेपरेट डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू स्प्रे करते हैं एंड देन हमारे पास इस तरह के बैंड्स नज़र आते हैं। इस बैंड में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हैं वो आगे मूव करते हैं और जो डेंसिटी जिनकी ज़्यादा होती है, बिगर फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो अपनी जगह पे इनके ज़्यादा डिस्टेंस मूव नहीं करते। इसके बेसिस पे हम लोग जो है वो आपका पूरा फिंगर प्रिंटिंग और आपका जो है ये इसकी बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं डीएनए को, प्रोटीन्स को और आरएनए को। देन इसके बाद हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी केमिकल या किसी भी सैंपल के अंदर किसी भी केमिकल की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ये मोस्टली आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और डिफरेंट आरएनए और डिफरेंट डीएनए सैंपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। और जो डिवाइस इस चीज़ में यूज़ होती है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से आपके लेंस के थ्रू लाइट सोर्स जो है वो फर्दर पास करिए। जैसे ही लाइट सोर्स से पास होगी तो आपका एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म से आपकी जो लाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मोनोक्रोम, यानी ऐसी लाइट जो कि सिंगल वेवलेंथ होती है। देन ये वेवलेंथ पास करेगी फ्रॉम द सैंपल, और सैंपल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड देन इसको हम डिटेक्ट करेंगे थ्रू द फोटोमीटर, इसको हम फोटोसेल भी कहते हैं। एंड देन हमारे पास मीटर के ऊपर इसकी डिजिटल डिस्प्ले आ जाएगा। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के आजकल बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इस तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के यूजेस होते हैं। ये किसी भी सैंपल के अंदर माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री का एडवांटेज ये है कि वो क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के अंदर यूज़ हो सकती है। क्वालिटेटिव मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ हो सकती है। एट द सेम टाइम ये बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और ये सब डिपेंड करता है ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द सैंपल। इसके बाद हम बात करते हैं रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन की। रेजोल्यूशन एज द नेम इंडिकेट कि ये एबिलिटी है जो कि डिस्टिंग्विश करती है एक दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंस, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश कर लेती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इसकी लो रेजोल्यूशन है। दिस डायग्राम इज़ ऑफ लो रेजोल्यूशन। इसके अंदर आपको चीज़ें जो है वो ब्लर्ड नज़र आ रही होंगी और आपको ग्रीन और पिंक कलर के पिगमेंट्स के अंदर डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी है। एट द सेम टाइम जैसे ही मैं इसको हाई रेजोल्यूशन पे ले जाऊंगी, आपको ये इसका स्ट्रक्चर और इसकी चीज़ें जो हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर के ये थ्रेड्स थे और ये जो पिगमेंट है, और ये आपको इजीली नज़र आ रहा है और क्लियर हो रहा है। इसी तरह रेजोल्यूशन जो है वो आपको आइडेंटिफाई करते सेल स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके ऑर्गेनेलिस को स्टडी करने के लिए कि कौन से ऑर्गेनेली के अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। देन फिर हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन हम सबको पता है कि चीज़ों को मैग्नीफाई करना, चीज़ों को लार्ज करना। इसमें भी आप डायग्राम को देखो तो अगर हमारे पास 5x यानी कि x मीन्स द साइज़ ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, इसको हम 5 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो आपको इस तरह की रूट टिप नज़र आएगी। लेकिन जैसे हम 100 टाइम इंक्रीज़ करेंगे आपको उसके सेल्स और उनके दरमियान क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल ईजिली नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ह्यूमन ब्लड सेल्स को जैसे हम 100 पे लेके गए हैं तो आपको पता चल रहा है कि वाइट ब्लड सेल कौन से हैं और रेड ब्लड सेल्स कौन से हैं। और ये दोनों क्वांटिटीज़ यानी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन, दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप एंड द क्वालिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप। जितनी अच्छी माइक्रोस्कोप होगी उतनी अच्छी उसकी रिजॉल्विंग पावर और उसकी उतनी ही अच्छी मैग्नीफिकेशन होगी। देन लास्ट टेक्निक इज़ माइक्रोमीट्री। माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोप, मीट्री मीन्स टू मेजर, यानी ये वो टेक्निक है जो कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन के साइज़ को मेजर करती है बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप। इसके अंदर पहले हम लोग ऑकुलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर के थ्रू हम एक सेट कर लेते हैं पॉइंट, एंड देन हम स्टेज माइक्रोमीटर को रिमूव करके किसी भी स्पेसिमेन को ले आते हैं और उसको मेजर करते हैं। जितने पॉइंट्स ऑकुलर के ऊपर होंगे उतने के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ये कितने माइक्रोमीटर की है।